हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 7 है, परिवहन तथा संचार। इसको यहाँ पे हम पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, ये आपकी बुक 2 से है। बुक 1 का चैप्टर मैंने कल एक डाला था, आज मैं बुक 2 का चैप्टर लेकर आया हूँ, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। आपको ये सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके, आपको अपना ग्रुप मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, और जब भी हमारी लाइव क्लास होगी, अपकमिंग लाइव क्लास, उसकी सारी अपडेट आपको यहीं से मिला करेगी, ठीक है। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। आप इस नाम से मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हो। आपको कुछ क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। सिलेबस देख लीजिए, अगर हम बात करें बुक 2 से, तो बुक 2 में टोटल आपके 9 चैप्टर हैं, जिसमें से आज हम 7वां चैप्टर कर रहे हैं, यानी कि अपने 2 ही चैप्टर बचने वाले हैं, इसको भी हम जल्दी कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। परिवहन क्या होता है? परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? सिंपल है कि व्यक्तियों को या फिर वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली जो सेवा होती है, जो सर्विस होती है या जो सुविधा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब देखते हैं कि परिवहन के साधन कौन से हैं। देखिए, परिवहन के साधन को देखें तो इसमें स्थल मार्ग से भी हो सकता है परिवहन, जल मार्ग से भी हो सकता है यानी जल से भी हो सकता है, वायु मार्ग से भी हो सकता है यानी कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर के जरिए, या फिर नाव के जरिए, या समुद्री जहाज के जरिए। स्थल मार्ग में आप जो सड़कें वगैरह होते हैं उसके जरिए हो सकता है, ठीक है। ये परिवहन हो सकता है। अब हमें क्या करना है, इनको और गहराई से डिस्कस करना है। परिवहन के साधन क्या हमने बोला? स्थल, जल और वायु। सिंपल है। अब हम समझेंगे स्थल के अंतर्गत क्या आएगा, जल के अंतर्गत क्या होता है, और वायु के अंतर्गत क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थल का, ठीक है। स्थल को हम 3 कैटेगरी में बांट देंगे। एक तो आपका सड़क वाला हिस्सा हो जाएगा, सड़क मार्ग वाला, इसके जरिए परिवहन होता है, ज़्यादातर सड़कों का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका रेलवे हो जाएगा, क्योंकि रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं, जो बिछाई जाती हैं, वो भी किसी जगह पे बिछाई जाती है, यानी स्थल मार्ग ही वो भी कहलाता है, ठीक है। पाइपलाइन भी होता है। पाइपलाइन के जरिए क्या होता है? स्थल मार्ग में आप देखोगे पाइपलाइन के जरिए जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं या गैस वाली चीज़ें होती हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए एक सरल माध्यम जो है वो पाइपलाइन है। तो ये स्थल के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है जल। जल को हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक तो है अंतः स्थलीय जल, देश के अंदर नदियों वगैरह के जरिए हो जाए, या सागरीय महासागरीय जल, ठीक है, सागर में या फिर महासागर, समुद्र के जरिए अगर कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगर जल के बाद हम वायु की बात करें तो वायु में क्या हो जाएगा? ये भी 2 कैटेगरी में हो जाएगा। एक तो राष्ट्रीय हो जाएगा, यानी देश के अंदर, जैसे कि मान लो आप यूपी में हो, ठीक है, आपको यूपी से आना है दिल्ली, यानी आप देश के अंदर ही तो आ रहे हो ना, तो आप यूपी से फ्लाइट लोगे और दिल्ली आ जाओगे, तो ये राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय। जैसे मान लो आप दिल्ली में हो, आपको यहाँ से जाना है किसी दूसरे देश में, ठीक है, आपको यूके जाना है मान लीजिए, तो दिल्ली से अगर आप यूके जा रहे हो तो वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। तो इसको भी हम 2 कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ इतना समझना नहीं है। मेन चीज़ जो शुरुआत होती है ना, वो टॉपिक की अब होगी। अब आपको ध्यान से देखना है। स्थल परिवहन की बात करने वाला हूँ मैं। तो देखिए, भारत में क्या है, मार्गों और कच्ची सड़कों का उपयोग जो है वो परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता है। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला, सबसे मेन अगर हम देखें तो वो सड़क मार्ग और जल मार्ग ही रहा है, ठीक है। इन्हीं दोनों से ज़्यादातर यात्राएं होती थी। और सड़कों की बात करते हैं तो उसमें जो कच्ची सड़कें होती थी गांव वगैरह में, वो परिवहन के लिए खूब यूज़ किया जाता था। आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास हुआ, यानी शुरू में जो कच्ची सड़कें होती थी उससे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, लेकिन जैसे ही देश का आर्थिक विकास होता है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है, उसके साथ साथ जो भारी मात्रा में जो सामान है और जो लोग हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पक्की सड़कें बनाई गई, ठीक है। फिर बाद में जो और जरूरत पड़ी तो रेल मार्ग का विकास हुआ। तो इस तरीके से क्या होता है, जो स्थल मार्ग है इसका विकास होता है, ठीक है। यानी स्थल मार्ग में हमने क्या समझा? सबसे पहले जो था वो कच्ची सड़कें होती थी, ठीक है, उसी से लोग एक एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। लेकिन फिर कुछ समय के बाद देश का आर्थिक विकास होता है, तरक्की होता है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है, तो कच्ची सड़कों की जगह पक्की सड़कें बन जाती हैं। अब जब पक्की सड़कें बन गई हैं तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है कि अब ज़्यादा भारी मात्रा में ज़्यादा भारी सामान जो है वो ले जाया जा सकता है, अधिक से अधिक लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। तो ये बेनिफिट हुआ, यही आपको इस स्लाइड में समझाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर एक और तरीका है, रज्जू मार्ग, केबल मार्ग या पाइपलाइन जैसे साधनों का विकास जो है वो एक कुछ विशिष्ट सामग्रियों को विशिष्ट परिस्थितियों में परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब देखो, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से अगर हम पाइपलाइन पहुँचा दें, पाइपलाइन के जरिए
जो लिक्विड है या गैस वाली चीज़ें उसको आसानी से पहुंचा सकते हैं, तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। कुछ जगह पे आपने देखा होगा जो केबल की जो तारें होती है उसको बांध दिया जाता है और उसमें ट्रॉली के जरिए क्या है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, जिसको रज्जू मार्ग या केबल मार्ग वगैरह कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना वहाँ पे ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में इतना आसान नहीं होता, ऊंचाई है, नीचा है, उबड़ खाबड़ है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, सड़क बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वो केबल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सकता है। कब पहुंचाया जाता है? कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसी जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ स्पेशल जो कंडीशन ऐसी हो जाती है जहां पे ऐसी जरूरत पड़ती है, तो तब ये किया जाता है। ठीक है, आपने ये जो केबल मार्ग है वो आपने देखा होगा, एक बार आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए ना कैसे वो गया, केबल मार गया, उसके जरिए वो ट्रॉली में लटक के जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये जो महिला है ये भी किसी ट्रॉली में ही लटक कर जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये पहाड़ी एरियो में ज़्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, जहाँ पे सामान्य सिचुएशन नहीं होती, आसानी से सड़कें वगैरह बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इसके जरिए आसानी से पहुँच जाते हैं, तो ये रज्जू मार्ग, केबल मार्ग जो है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पाइपलाइन को देखें अगर हम, तो पाइपलाइन के जरिए किन चीज़ों को पहुँचाया जाता है, जो ज़्यादातर जो लिक्विड चीज़ें हैं या जो गैस हैं उसको पाइपलाइन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो सड़क परिवहन होता है, और डोर टू डोर जाने के लिए जो सबसे बेस्ट माध्यम होता है वो सड़क परिवहन होता है। अगर आप अपने घर से किसी दोस्त के घर पे जाते हो तो ये परिवहन का ही आप यूज़ करोगे, जिसको सड़क परिवहन कहा जाएगा। ठीक है, अब एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझना, जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है मैं आपको हाईलाइट करते हुए चलूंगा, उसको याद रखना, पेपर में क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, देखिए भारत का अगर हम सड़क जाल बोलें या सड़क नेटवर्क बोलें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल जो है वो भारत का है। तो अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप मुझे बताइए, भारत आता है दूसरे नंबर पे, तो पहले नंबर पे कौन आता है? ठीक है, पहले नंबर पे कौन आता है सड़क मार्ग या सड़क जाल के अगर हम उसके रिगार्डिंग बात करें तो ऑप्शन भी अगर मैं आपको हो तो मैं दे देता हूँ। ए जैसे मैंने दे दिया अमेरिका यानी यूएसए, बी मैंने आपको दे दिया ऑप्शन चाइना, ठीक है, सी ऑप्शन आपको दे दिया रसिया। तो इस तरीके से तीन ही ऑप्शन दिया, आप मुझे बताइए, या फिर डी ऑप्शन भी दे देता हूँ, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है, कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, दूसरे नंबर पे तो भारत आता है, पहले नंबर पे कौन आता है? इसके बाद क्या है कि इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 62.16 लाख किलोमीटर जो है भारत में सड़कें हैं। ये जो डेटा है ये थोड़ा पुराना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, और ये डेटा समय समय पे बढ़ता रहता है। ठीक है, जब कोई नई एनसीईआरटी आएगी तो उसमें ये डाटा जो है ये आपको चेंज मिलेगा, क्योंकि और सड़कें बन जाएंगी तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, भारत में प्रतिवर्ष सड़कों के द्वारा लगभग 85% यात्री तथा 70% जो भार है, जो वजन है वो ढोया जाता है, यातायात का परिवहन किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है सड़क परिवहन। ठीक है, 85% यानी 85% सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए किया जाता है? यात्रियों को ले जाने के लिए, यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और 70% जो है वो भार ढोने के लिए सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाली चीज़ें वो सड़कें हैं। छोटी दूरियों की अगर यात्रा की बात करें तो उसके लिए जो सड़क परिवहन होता है ना वो बेस्ट होता है। ठीक है, छोटी दूरी की यात्रा के लिए सबसे बेस्ट जो है वो आपका सड़क परिवहन हो जाएगा। आज़ादी के बाद भारत में सड़कों की जो दशा है उसको सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना जो है वो शुरू की गई थी, लेकिन आज़ादी से पहले भी एक योजना लाई गई थी। ठीक है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब स्वतंत्रता देश को मिलती है उसके बाद ये प्रोजेक्ट लाया जाता है। ठीक है, जिसमें 20 साल की पूरी योजना बनाई जाती है कि किस प्रकार से सड़कों का जो विस्तार है, सड़कों का जो निर्माण है वो भारत के अंतर्गत करना है। ठीक है, लेकिन सड़कों का संकेंद्रण जो है वो केवल नगरों और उनके आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पे रहा। अब सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो लेकर आई प्रोजेक्ट कि उसको भारत की सड़कों की दशा को सुधारना है। 20 साल का एक प्रोजेक्ट लेके आई, लेकिन इसका असर जो दिखता है वो कहाँ पे दिखता है? ज़्यादातर हमको दिखता है नगरों में, यानी नगर या फिर नगर के आसपास की जो जगह है वहाँ पे दिख रहा है। गांव में तो इसका फायदा मिला ही नहीं। ठीक है, तो गांव और सुदूर जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सड़कों के द्वारा जो कांटेक्ट है, संपर्क है, वो लगभग ना के बराबर रहा। फायदा हुआ लेकिन किसको हुआ? नगरों को हुआ, लेकिन गाँव को नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। निर्माण और रख रखाव के उद्देश्य से सड़कों को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, 4 मुख्य कैटेगरी हैं, इसको देख लेते हैं कौन कौन सी है।
तो देखिए सबसे पहले हमारे आ जाते हैं नेशनल हाईवे, यानी कि जिसको राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा स्टेट हाईवे, जिसको हम राज्य महामार्ग कहते हैं। फिर हमारी जो प्रमुख जो जिला सड़कें होती हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं हमारे, वो आ जाते हैं। एंड फोर्थ नंबर पे आ जाता है अपना ग्रामीण सड़कें, ठीक है। गाँव की जो सड़क होती है वो फोर्थ नंबर पे आ जाता है। तो इस तरीके से हम सड़कों को 4 कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है। अब एक एक करके ना इन सारी कैटेगरी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल हाईवे की, फिर स्टेट हाईवे की, फिर जो जिलों की जो सड़कें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट की सड़कें होती हैं, उसको देखेंगे, और फिर गाँव की जो सड़क होती है उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेशनल हाईवे। अगर आप कभी हाईवे पे गए हो तो आपने देखा होगा ये दृश्य जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये हाईवे का होता है। इसमें 4 लेन 6 लेन या उससे भी ज़्यादा लेन हो सकती हैं, ठीक है। अलग अलग हाईवे अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, और इसके साइड में जगह भी छोड़ी जाती है ताकि कभी अगर उसको और लेन बढ़ाने की ज़रूरत पड़े फ्यूचर में, तो उसको भी बढ़ाने के लिए सरकार काम करती है। तो इस तरीके से ये होते हैं। इसमें आबादित रूप से जो हमारा ट्रैफिक है वो आराम से चला जाता है, ठीक है। आराम से जा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए इन जो हाईवे होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महामार्ग, यानी कि अपने जो नेशनल हाईवे होते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए जो हमारे नेशनल हाईवे होते हैं ये ऐसी सड़कों को कहा जाता है जिनका जो निर्माण होता है, यानी जो बनाना होता है, और इसका जो रखरखाव होता है, यानी कि इसका जो मेंटेनेंस होता है, वो अपनी केंद्र की सरकार करती है, ठीक है। केंद्र की सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये क्या करती है, जो नेशनल हाईवे होते हैं इसको बनवाती भी है, और इसका जो मरम्मत है या इसका जो रख रखाव है वो सब कुछ करने की जिम्मेदारी भी किसकी हो जाती है, हमारी केंद्र सरकार की हो जाती है, ठीक है। इन सड़कों का उपयोग जो होता है वो अंतर्राज्यीय परिवहन और सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री और सेना के आवागमन के लिए होता है। इसका जो मेन यूज़ है वो किस लिए किया जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ऐसी सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री, मान लो कोई छावनी है या फिर कभी कोई सेना का कोई सामान पहुंचाना है, हथियार वगैरह कुछ पहुंचाने, तो ऐसी सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाती है, उनको आसानी हो जाती है इन हाईवे की वजह से। ये जो हाईवे होते हैं ये राज्यों की जो राजधानियां होती हैं, ठीक है, हर राज्य की अपनी राजधानी होती है। तो उन राज्यों की राजधानियों में और प्रमुख जो नगर होते हैं राज्यों के अंदर, उनकी राजधानी और उनके जो मेन मेन नगर हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण पत्तन और रेलवे जो जंक्शन होती है इसको जोड़ती है। तो आपको ये याद रखना है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नेशनल हाईवे की। तो नेशनल हाईवे जो है, जो स्टेट होते हैं हमारे, जो राज्य होते हैं हमारे, ठीक है, उन राज्यों में जो उसकी राजधानी होती है, यानी कि जो उसकी कैपिटल होती है, उस कैपिटल को तो ये जोड़ता ही है। इसके साथ साथ उस स्टेट में जो मेन मेन नगर होंगे उनको जोड़ता है, जो मेन रेलवे जंक्शन होंगे उनको जोड़ता है, ठीक है। ऐसे इन सबको आपस में कनेक्ट करता है। तो नेशनल हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का केवल 2% है, लेकिन ये सड़क यातायात के 40% भाग का वहन करते हैं, ठीक है। अगर नेशनल हाईवे की लंबाई देखी जाए तो पूरे देश में जो सड़कों का जाल है ना, उसके अकॉर्डिंग देखें तो मात्र 2% ही है, लेकिन ट्रैफिक की बात करें तो 40% यातायात जो है इन नेशनल हाईवे के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, होता है। फिर NHAI जो है ये आपको याद रखना है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे NHAI, इसका प्रचलन जो है ये 1995 से स्टार्ट हुआ था, और इसके साथ ही राष्ट्रीय महामार्ग के रूप में जो सड़कें होती हैं उसकी गुणवत्ता सुधार के लिए शीर्ष संस्था है। ये जो NHAI होती है, ये जो हमारे मेन हाईवे होते हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे, उनको बनाने का, उनकी देखरेख का सारा जिम्मा आ जाता है। इसके अलावा सड़कों की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको सुधारना, उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना भी इन्हीं के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, 1995 से। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजना, ये भी याद रखना है आपको। इसमें ना 2 प्रोजेक्ट हैं, बल्कि 2 नहीं 3 प्रोजेक्ट हैं, आप ये मान लीजिए। एक तो आपका है स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है, ठीक है। इस योजना के तहत क्या बात की गई थी, इसमें यह कहा गया था कि इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 4/6 जो लेन है, ठीक है, इसको बनाया जाएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन सी जगह को जोड़ा जाएगा ये समझिए। इसमें 4 महानगरों को जोड़ने का प्रोजेक्ट था, इसीलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। एक तो इसमें दिल्ली आ जाएगा, फिर दिल्ली से मुंबई, मुंबई से फिर चेन्नई है, फिर बाद में कोलकाता, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों को आपस में जोड़ेगा ये, और कहीं ना कहीं एक स्वर्णिम चतुर्भुज की तरह इस तरीके से निर्माण हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है।
तो इसको हम देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दो और प्रोजेक्ट थे, इसको भी हम देख लेते हैं। दूसरा है, एक है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे मान लीजिए, इसको थर्ड का मान लीजिए। उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर दक्षिण सॉरी, जो ऊपर से नीचे तक को जोड़ेगा, और पूर्व पश्चिम जो इधर से लेके इधर तक को जोड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। अब बात करते हैं उत्तर दक्षिण जो गलियारा है, इसमें क्या है कि जम्मू और कश्मीर का जो श्रीनगर है यहाँ से ये शुरू होता है, और दक्षिण में अगर आओगे तो तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है यहाँ तक आएगा, इसको याद रखिए। ये तो हो गया आपका उत्तर दक्षिण। यहीं पे आपका आ जाता है पूर्व पश्चिम भी, इसको देख लेते हैं। तो पूर्व पश्चिम गलियारे की अगर मैं बात करूं तो असम में जो सिलचर है, यहाँ से गुजरात का जो पोरबंदर है, इसको आपस में क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, ठीक है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आप तीनों आपको याद रखने हैं। अब हम इसको ना थोड़ा सा मैप में समझेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो मान लीजिए दिल्ली जो है वो कुछ यहाँ पे आसपास है। एक मिनट में इसको अलग से कलर से हाईलाइट करता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे है दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे आपका मान लीजिए मुंबई, यहाँ पे है आपका चेन्नई, और यहाँ पे है कोलकाता। इनको कहीं ना कहीं जोड़ने का एक ऐसा मार्ग बनाना है जिसके जरिए ये सारी जुड़ जाए। इसी को क्या कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका है, इसमें आ जाएगा आपका उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर कहाँ पे होता है, ऊपर की तरफ, और दक्षिण होता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऊपर देखिए जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर वाला जो हिस्सा था ये हो जाएगा, और नीचे जो तमिलनाडु का सबसे नीचे का जो पॉइंट है जिसको कन्याकुमारी कहा जाता है, इसको, यानी एक ऐसा नेशनल हाईवे बनाया जाएगा जो उत्तर से दक्षिण को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर दक्षिण गलियारा। इसी तरीके से एक पूर्व पश्चिम गलियारा है। पूर्व पश्चिम गलियारे में जो गुजरात का ये जो पोरबंदर वाला जो इधर का हिस्सा है, इधर से होते हुए ये आपके असम की तरफ से जाएगा, ठीक है। तो ये इसको आपस में जोड़ देगा, तो इस तरीके से पूर्व पश्चिम गलियारा भी हो जाएगा। तो आई होप आपको मैप में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो हो गया नेशनल हाईवे। अब बात करते हैं स्टेट हाईवे की, यानी कि जो राज्य के जो हाईवे होते हैं उनमें तो देखने में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, एक जैसे ही लगते हैं दोनों देखने में हाईवे, ठीक है। लेकिन इनका क्या फ़र्क है ये आपको यहाँ पे समझना है। देखिए राज्य के जो महामार्ग होते हैं ये ऐसी सड़कें होती हैं, ठीक है, जिनका जो निर्माण होता है और रख रखाव जो होता है वो राज्य की जो सरकार होती है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेशनल हाईवे में क्या था, केंद्र की सरकार देख रही थी, तो जो राज्य के महामार्ग हैं उसको राज्य की सरकार देख रही है। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फिर क्या होता है, ये सड़कें जो होती हैं ये राज्य की, जो राज्यों की राजधानी है उससे जो जिला मुख्यालय होते हैं, जिला का जो हेडक्वार्टर होता है या जो मुख्य उनके शहर होते हैं, इन सबको क्या करती है, आपस में कनेक्ट कर देती है, ठीक है। राजधानियों को और जिले के जो मुख्यालय हैं इन सबको कहीं ना कहीं आपस में जोड़ती हैं। तो ये राज्य के महामार्ग होते हैं, यानी कि स्टेट के हाईवे होते हैं, ठीक है। और ये महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग से भी जुड़े होते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। नेशनल हाईवे जो हमने पढ़ा था अभी, और जो स्टेट हाईवे होते हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये स्टेट को कहीं ना कहीं जो मेन नेशनल हाईवे है उससे जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद आ जाता है आपका जिला सड़कें। अगर मैं जिला सड़कों की बात करता हूं तो ये सड़कें जो हैं ये जिला मुख्यालय यानी जिले का जो हेडक्वार्टर होता है उसको, तथा जिले के जो अन्य महत्वपूर्ण जो स्थल होते हैं उसको आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देती है, ठीक है। जिला सड़कें ये कहलाती हैं। फिर आपकी गाँव की सड़कें आ जाती हैं। गाँव की सड़कें आप जानते हैं, ये सड़कें जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के क्षेत्र होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करती है। एक गांव को दूसरे गांव से आपस में कनेक्ट करने वाली जो सड़कें होती हैं ग्रामीण सड़कें होती हैं। देश की कुल जो सड़कें हैं इसकी लंबाई का 80% हिस्सा जो है वो इन्हीं ग्रामीण सड़कों का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पहले के समय में क्या होता था, आज़ादी से पहले ज़्यादातर गांव की जो सड़कें होती थी वो कच्ची होती थी, लेकिन आज के समय में देखें तो गांव की सड़कें भी अब पक्की हो गई हैं ज़्यादातर गाँव में। कुछ गाँव ऐसे हो सकते हैं अंदर की सड़कें हो शायद वो आपको कच्ची दिखें, लेकिन ज़्यादातर गाँव में आज के समय में डेवलपमेंट हो चुका है। इसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक नेक्स्ट, वो है रेल परिवहन, ठीक है। ट्रेन से आप सभी ने यात्राएं करी होंगी, रेल परिवहन आप जानते हैं अच्छे तरीके से, तो इसको समझेंगे। देखिए भारतीय रेल नेटवर्क जो है दुनिया के सर्वाधिक लंबे रेल नेटवर्कों में से एक माना जाता है, क्योंकि भारत का रेल नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा है। भारतीय रेल जो है वो माल और यात्री दोनों के परिवहन को आसान बनाती है, ठीक है। यात्री का मतलब क्या होता है कि हम आप जैसे लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करने के लिए यूज करते हैं। माल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, माल का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि सामान, कोई भारी सामान हल्का सामान जो भी है वो सारा का सारा एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है तो वो माल कहलाएगा, ठीक है।
और इसको आसान बना देती है, और इसके साथ साथ आर्थिक वृद्धि और में भी योगदान देती है, क्योंकि भाई जो इंडियन रेलवे है, जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे, ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है, ठीक है, कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को भी सुधारती है, ठीक है, लोगों को फायदा होता है और रोजगार देती है, ये अलग फायदा है। फिर भारतीय रेल की स्थापना जो है वो 1853 में हुई थी। उस समय में तो भाई अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के द्वारा ही इसको लाया गया था, और जो पहली ट्रेन थी वो मुंबई या जो बम्बई कहा जाता था उस समय में, ठीक है, वहाँ से लेके थाने, इनके बीच में चलाई गई थी 34 किलोमीटर की लंबी रेल जो लाइन है, इसका निर्माण किया गया था। भारतीय रेल का जाल जो है, इसकी कुल लंबाई देखें तो ये 67,956 किलोमीटर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनसीईआरटी। ये बढ़ भी सकता है आने वाले समय में, ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है डाटा। भारतीय रेल को 17 मंडल में विभाजित किया गया, क्योंकि भारतीय रेल बहुत बड़ी है इसीलिए इसको 17 मंडल में बांटा गया है। भारतीय रेल ने मीटर और नैरो गेज रेल मार्गों को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए भी व्यापक कार्यक्रम शुरू करा है। पहले क्या होता था, ठीक है, मीटर गेज या आपके नैरो गेज वाली जो पटरियां होती थी, ठीक है, वो चलती थी, लेकिन अब उसको और चौड़ा करके जो ब्रॉड गेज है इसमें परिवर्तित किया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, रेलवे का सिस्टम सुधर रहा है और रेलवे की स्पीड भी बढ़ रही है। तो इसके अलावा वाष्प चालित जो इंजन होते थे उसके स्थान पे डीजल या फिर बिजली से चलने वाले इंजन लाए गए हैं। पहले के समय में चलते थे वो भाप से चलने वाले इंजन, अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। इस कदम से कहीं ना कहीं क्या हुआ, रेल जो है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है, और उसकी ढुलाई करना भी उससे क्या हो जा रहा है, आसान हो जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। कोयले के द्वारा चालित वाष्प इंजन के जो पहले होते थे अब उसको बदल दिया गया। उससे क्या फायदा हुआ, कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि जो कोयले को जलने से जो नुकसान होता था, ठीक है, पर्यावरण में जो पोल्यूशन होता था, जब कोयले वाला सिस्टम खत्म कर देंगे तो उससे भी फायदा होगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। अंग्रेज जो है भारत में रेल इसलिए लाए, हाँ, अंग्रेज भारत में रेल लेकर आए थे, तो आपको ये लग रहा होगा अंग्रेज जो लाए थे बहुत अच्छे थे और भारत के विकास के लिए वो रेल लेकर आए थे, तो आप गलत सोच रहे हैं। अंग्रेज भारत में रेल इसलिए लेके आए थे ताकि जो भारत के संसाधन है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे, उसका शोषण कर रहे थे, वो आसानी से कर सके। रेलवे आने से एक जगह से दूसरी जगह पे माल की ढुलाई करना आसान हो गया था, इसलिए रेलवे लाई गई थी, ठीक है। आज़ादी के बाद इन रेल मार्गों का विस्तार जो है, यानी विस्तार किया गया, अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कोंकण रेलवे। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को याद करके जाना। कोंकण रेलवे वाला जो क्वेश्चन है मैंने कई बार देखा है, बहुत बार ये आपके सीबीएसई के एग्जाम में आ रखा है, और मैंने अदर स्टेट के एग्जाम में भी देखे हैं, तो वहाँ पे भी ये कोंकण रेलवे वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना, ठीक है। तो कोंकण रेलवे का विकास महत्वपूर्ण है, और भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट है इसके साथ साथ मुंबई, मंगलुरु, इनके बीच में कहीं ना कहीं एक कॉन्टैक्ट करा देता है, कनेक्ट कर देता है उनको, ठीक है। अब कोंकण रेलवे से क्वेश्चन आता है, तो कोंकण रेलवे जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण जो है वो भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि ये बनाना इतना मुश्किल था कि शुरू में लग नहीं रहा था कि ये प्रोजेक्ट कभी पास हो पाएगा, मतलब आगे कामयाब होगा। लेकिन ऐसा हमारे जो इंजीनियर हैं उन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया कि ये बहुत मुश्किल कार्य था, उसको आसान कर दिया। यानी कि ये 760 किलोमीटर लंबा जो रेल मार्ग है, ये महाराष्ट्र में जो रोहा है ना, रोहा, वहां से होकर कर्नाटक का जो मंगलोर है, इनको आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। इसमें इसे कह सकते हैं अभियंत्री का एक अनूठा चमत्कार। क्यों? अभियंत्री का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग। यानी ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा अचंभा है, एक ऐसा चमत्कार है जो कि शुरू में लग नहीं रहा था कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन हो गया। ये रेल मार्ग 146 नदी धाराओं को तथा 2000 पुल को और 91 जो सुरंग है उनको आपस में कहीं ना कहीं उनको पार करते हुए रेल मार्ग जा रहा है। तो आप सोचिए कितना बड़ा ये रेल मार्ग होगा। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी जो सुरंग है वो भी जो 6.5 किलोमीटर की जो सुरंग है वो भी आ जाती है। और इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य, ये सारे के सारे इसमें क्या हैं? भागीदारी हैं, ठीक है। इसके बाद है एक मेट्रो रेल। रेल तो आप जानते हैं, मेट्रो रेल भी आप जानते होंगे। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है मेट्रो रेल, क्योंकि ये माल की ढुलाई तो नहीं करता है, ये यात्रियों की ढुलाई करने के काम आता है। और ये जो मेट्रो है ना, मेट्रो के जरिए क्या होता है, जो छोटी दूरी की यात्रा है उसको आसान बनाता है। जो भारतीय रेल अभी हम पढ़ रहे थे वो तो लंबी दूरी की यात्रा के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन छोटी दूरी की यात्रा के लिए सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो मेट्रो माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। मेट्रो रेल जो है ये भारत में नगरीय क्षेत्रों में, ये जो नगर होते हैं, शहरों में ये लाई गई थी,
और नगरीय क्षेत्रों में इसने कहीं ना कहीं इस परिवहन व्यवस्था ने क्रांति ला दी थी। मेट्रो रेल के चलने से नगरीय क्षेत्र के वायु प्रदूषण में भी कहीं ना कहीं कमी आती है, और उस जगह पे जो ट्रांसपोर्ट जो पहले मुश्किल से हो पाता था अब उसको आसान बना दिया। ठीक है, अब लोगों का टाइम बचा देती है मेट्रो। इसके बाद है जल परिवहन। जल परिवहन आप सभी जानते होंगे, नाव के जरिए। अगर आपने कभी नाव से एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करी है तो आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइए। ठीक है, तो नाव से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना जो है वो जल परिवहन कहलाता है। तो भारत में जल मार्ग की अगर हम बात करें तो ये यात्रियों को भी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, और माल वहन यानी कि जो लोड होता है उसको ढोने के लिए भी ये महत्वपूर्ण विधा माना जाता है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो होता है, ये पेपर में आया हुआ था, परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है ठीक है वो क्या होता है, वो जलमार्ग होता है। जलमार्ग क्यों होता है भाई, क्योंकि वो नदी है, पहले से बनी हुई है। नदी में थोड़ी कोई अपने को कोई रास्ता थोड़ी बनाना है नदी में। ठीक है, ईंधन की खपत भी बचती है, तो इसलिए ये जो होता है ये परिवहन का सस्ता साधन होता है, और भारी से भारी चीज़ों को आप इसके जरिए ले जा सकते हो। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए बेस्ट होता है। ईंधन और पारिस्थितिकी के अनुकूल परिवहन की प्रणाली है। इस अगर आप नाव से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो तो पर्यावरण को कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, ईंधन के नज़रिए से देखें तो भी ये बढ़िया है, और पर्यावरण के नज़रिए से देखें तो भी बढ़िया है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं करता है। जल परिवहन को देखें तो इसको दो कैटेगरी में बांट के अपने को पढ़ना है, स्टार्टिंग में बता दिया था। एक है अंतः स्थलीय जलमार्ग और दूसरा है महासागरीय जलमार्ग। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंतः स्थलीय की, फिर बाद में बात करेंगे जो आपका ये जो दूसरा था महासागरीय उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले अंतः स्थलीय देख लेते हैं। जब रेल मार्ग नहीं थे, ठीक है, जब जलमार्ग का इस्तेमाल जो था वो ज़्यादा किया जाता था। ठीक है, जब रेल तो बाद में आई है ना, ये नदियाँ वगैरह तो पहले से हैं, तो अंग्रेज भी जो आते थे हमारे यहाँ पे तो वो समुद्र के रास्ते से ही तो आते थे, तो ये कहीं ना कहीं जलमार्ग जो है इसका इस्तेमाल जो है पहले से ही किया जाता है। जलमार्ग को रेल और सड़क परिवहन के साथ कहीं ना कहीं कंपटीशन ज़्यादा मिला। ठीक है, और नदियों के जल को सिंचाई के लिए बांट देने के कारण इनके मार्गों में अधिकांश भाग में नौ संचालन का योग्य नहीं रहा। देखिए नदियाँ क्या है, नदियों में है पानी, और उस पानी को सरकार ने दे दिया है सिंचाई के लिए, यानी अब नदी का पानी जो है सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिस कारण अब नाव वगैरह चला पाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं रह पाया है। अगर आज के डेट में देखें, वर्तमान में देखें तो 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग जो है वो ही उपलब्ध है नौकायन के लिए। नौकायन मतलब जहाँ से नाव चलाई जा सकती है, जो देश के परिवहन में अगर हम देखें तो मात्र 1% का ही योगदान ये देता है। देश में राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास और उनका अनुरक्षण करने के लिए, उनके रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए 1986 में एक अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, एक ट्रिब्यूनल टाइप का बनाया गया था, ये स्थापित किया गया था। कुछ मेन जो सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए ये हैं, आपके एनसीईआरटी में आप देखोगे, जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहा जाता है, ये इलाहाबाद हल्दिया वाला है। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग जो आपका 2 है ये सदिया धुबरी वाला है। ठीक है, फिर ये जो 3 है ये कोटापुरम कोलम विस्तार है। 4, 5 इस तरीके से है। तो इसको आप क्या करना, आराम से पढ़ लेना। हालांकि यहाँ से कोई खास क्वेश्चन आते नहीं है, आपको मोटा मोटा ही समझना है, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको ले जाता हूँ सीधा मेन टॉपिक पे। देखो केरल का जो पश्चिम जल जो कडल वाला जो हिस्सा है, इसके अंतःस्थलीय जलमार्ग में अपना एक विशिष्ट महत्व है। क्यों? क्योंकि ये परिवहन का एक तो सस्ता साधन भी उपलब्ध कराता है, साथ साथ में केरल में जो टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, टूरिज्म जो होता है, टूरिस्ट भी इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं नाव से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो टूरिज्म को भी बढ़ाता है। और यहाँ का जो सबसे फेमस नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ है, यानी यहाँ पे एक नौकाओं की एक दौड़ होती है, यानी जो नाव की रेस होती है, ठीक है, जिसको नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ कहा जाता है, ये इसी में किया जाता है, इसलिए ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये आपको याद रखना है, हो सकता है पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लें। इसके बाद बात करते हैं महासागरीय जल। भारत के पास द्वीप सहित लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा एक समुद्री तट है। ठीक है, भारत को अगर आप देखोगे दक्षिण भाग तो कहीं ना कहीं समुद्र से कनेक्टेड आपको दिखता है। ठीक है, तो भारत के पास एक लंबी तट रेखा है, 12 प्रमुख तथा 200 गौण पत्तन इन मार्गों को संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, 12 हमारे पास मेन पत्तन है, इसके अलावा 200 के करीब छोटे मोटे पत्तन हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन सेक्टर में अगर हम देखें तो महासागरीय मार्ग जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे व्यापार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत का जो भार है उसके अनुसार देखें तो लगभग 95% तथा मूल्य के अनुसार अगर हम देखें तो 70% जो विदेशी व्यापार अगर हमारा होता है
वो कहीं ना कहीं इन महासागरीय रास्तों से होता है। तो महासागरीय जो हमारे जो नौकायान है ये कहीं ना कहीं व्यापार के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ इन मार्गों का उपयोग जो है, ठीक है, इंटरनेशनल व्यापार तो होता ही है, इसके साथ साथ देश की जो मुख्य भूमि या जो द्वीप है उसके बीच में भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वायु परिवहन। ये परिवहन का सबसे तीव्र साधन है, बहुत तेजी से आप वायु परिवहन के के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकते हो। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये काफ़ी महंगा है, काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 में हुई थी। यहाँ पे क्या था, इलाहाबाद से नैनी तक मात्र 10 किलोमीटर की दूरी के लिए शुरू हुआ था और वायु डाक प्रचालन के लिए, ठीक है, इसको इस्तेमाल किया गया था। वायु परिवहन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सबसे तेज साधन माना जाता है। इससे यात्रा का जो समय है वो आपका कम हो जाता है। आप लंबी दूरियों को कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में आप इसके द्वारा, वायु परिवहन के द्वारा तय कर सकते हो। भारत जैसी विस्तृत देश, क्योंकि भारत का अगर आप मैप देखोगे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगर देखोगे तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है भारत का। भारत जैसे बड़े देश के लिए वायु परिवहन जो है काफ़ी सही है कि मान लो किसी को जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु जाना है, इतनी दूर पूरा डिस्टेंस तय करना है, तो उसके लिए क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे दूरी जो है बहुत लंबी है और भूभाग जो है और जलवायु दशाएं जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इसलिए जो वायु परिवहन है भारत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और भारत में जो वायु परिवहन का जो वास्तविक विकास हुआ है ना, वो आज़ादी के बाद हुआ है। जब तक देश गुलाम था तब तक इसका ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, देश आज़ाद होने के बाद हुआ है। वायु परिवहन की एक कमी है, वो कमी क्या है आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये महंगा होता है जिससे हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ठीक है, और वायु प्राधिकरण जो है ये एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित तरीके से सक्षम वायु यातायात और वैमानिकी की संचार सेवाओं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा प्राधिकरण इसके लिए जिम्मेदार होता है? वायु प्राधिकरण। ये क्या सुनिश्चित करता है कि भारत के वायु क्षेत्र में सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे वायुयान जो होते हैं, एरोप्लेन जो होते हैं, वो यात्रा कर सकें। इसको देखने की जिम्मेदारी जो होती है वो इसकी होती है। फिर पवन हंस, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। पवन हंस क्या है? एक हेलीकॉप्टर सर्विस है। ये जो पहाड़ी जो एरिया होते हैं यहाँ पे ये दी जाती थी, और उत्तर पूर्व में सेक्टर में बड़े लेवल पे जो टूरिस्ट हैं उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। टूरिस्ट इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में। फिर आपका आ जाता है तेल और गैस जो पाइपलाइन होती है। आपको पता है पाइपलाइन भी एक परिवहन का साधन होता है। पाइपलाइन के जरिए भी आप जो लिक्विड चीज़ें हैं या जो गैस वाली चीज़ें हैं एक जगह से दूसरी जगह पे इसको पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, पाइपलाइन जो है वो गैस और तरल पदार्थों को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए एक सुविधाजनक तरीका माना जा सकता है, एक बेहतर प्रणाली माना जा सकता है। यहाँ तक कि आज के समय में ये भी पॉसिबल हो गया है कि जो ठोस चीज़ें हैं, ठोस पदार्थ है, उसको भी घोल बना दो या गारा बनाकर उसको थोड़ा लिक्विड टाइप का बना के इसके द्वारा परिवहित किया जा सकता है। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है, पेट्रोलियम मंत्रालय है या जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, इसके अधीन ऑयल इंडिया लिमिटेड आता है, जिसको OIL के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो है ये सुनिश्चित करता है कि कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के जो उसके अंदर अन्वेषण हो सके, उसका उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग हो सके, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सके। ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत। और ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और इस बाद में क्या होता है, 1959 में एक कंपनी के रूप में ये निगमित किया जाता है, एक कंपनी बन जाता है। ठीक है, एशिया की जो पहली 1157 किलोमीटर की लंबी जो देश पारीय पाइपलाइन है, जो असम से शुरू होकर, असम का जो नहर कटिया है यहाँ से शुरू होके बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक जो जा रही है, इसका निर्माण जो करवाया गया था वो IOL जो है इसके द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, इसे 1966 में आगे और बढ़ा दिया गया, इसको कानपुर तक विस्तारित कर दिया गया था, यानी कानपुर तक इसको बढ़ाकर भेज दिया गया था। ठीक है, फिर है गेल इंडिया, ये भी है, ये पेपर में पूछ लेंगे, ये MCQ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। गेल इंडिया लिमिटेड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। पेपर में आएगा और ऑप्शन में दे देंगे 1980, 1985, 1987, इस तरीके से। तो ये लाइन जो है ये याद रखना है। ये जो गेल इंडिया है ये प्राकृतिक जो गैस है उसका परिवहन करने के लिए, उसका प्रसंस्करण करने के लिए, उसमें शुद्धिकरण करने के लिए और उसका आर्थिक उपयोग के लिए
उसको मंडी में ले जाकर बेचना या फिर उसको बेचने के लिए भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद है हमारा एक लास्ट टॉपिक है संचार जाल, इसको भी देख लेते हैं। संचार जाल में क्या है, देखिए कम्युनिकेशन। मानव ने प्राचीन काल से ही संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग तरीके अपनाए थे। शुरू में क्या होता था, जो ढोल वगैरह होता था या पेड़ का जो खोखला जो तना होता था उसको बजाकर, ठीक है, कम्युनिकेशन होता था। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, जो पुराने ज़माने की बात करें, जो गांव होते थे, तो गांव में क्या होता था, जैसे किसी के कोई फंक्शन होता था, ढोल बजवा देता था वो। आपने सुना होगा ना, ढोल बजाते थे, सुनो 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 आज शाम को 5 बजे कुछ मतलब प्रोग्राम होने वाला है, इस तरीके से यूं सूचना दी जाती थी। उस समय क्या है, आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते थे। फिर कहीं पे आग का धुआं जला के संकेत के द्वारा, जैसे मान लो कोई धाव, ठीक है, कहीं पे कुछ कोई संदेश देना है तो आग जला देते थे, उस धुएं से लोगों को पता लग जाता था, भाई संदेश मिल जाता था। या फिर जो तेज दौड़ने वाले लोग होते थे उनकी सहायता से संदेश पहुंचा दिया जाता था। फिर घोड़े, ऊंट, कुत्ते, पक्षी, अन्य पशुओं के द्वारा भी संदेश पहुंचाया जाता था। आपने फिल्मों में देखा होगा कबूतर के जरिए संदेश पहुंचाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है, क्योंकि उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो यही तरीके अपनाए जाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, डाकघर आ गए, ठीक है, टेलीग्राम की सुविधा हो गई, प्रिंटिंग प्रेस हो गए, छपाई तकनीक आ गई, मोबाइल आ गया, सैटेलाइट आ गई। तो जैसे जैसे ये सारी चीज़ें आ गई तो ये जो कम्युनिकेशन था वो बहुत तेज हो गया। पहले कहाँ एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी से संदेश पहुंचने में 10-10 दिन लग रहे थे, अब मात्र 10 सेकंड में हमारी बात जो है ईमेल के जरिए या फिर फ़ोन के जरिए हो जाती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो गया ये सारी चीज़ें आसान हो गई। साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जब विकास हुआ तो उसकी वजह से संचार के क्षेत्र में क्या हो गया, क्रांति आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से सारे काम जो हैं वो आसान हो गए। संचार यानी कि जो कम्युनिकेशन है इसको हम दो हिस्सों में बांट के देखते हैं। एक है वैयक्तिक, ठीक है, इंडिविजुअल, और एक होता है सार्वजनिक, जो सबके लिए होता है। तो इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार। वैयक्तिक देख लेते हैं। इंडिविजुअल में क्या होता है, टेलीफोन हो जाएगा, टेलीफोन से दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, टेलीग्राम के जरिए, फैक्स के जरिए कोई संदेश पहुंचाया जा रहा है, ईमेल के जरिए बातचीत चल रही है, इंटरनेट, ये सब क्या हो जाता है, वैयक्तिक में आ जाता है। सार्वजनिक में आ जाता है जो सबके लिए हो, जैसे रेडियो। अब रेडियो के में न्यूज़ आ रही है, मान लो समाचार आ रहा है, तो उसको क्या है, पूरा देश सुन सकता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वजनिक। टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम आ रहा है उसको पूरा देश देख सकता है, ठीक है। उपग्रह सैटेलाइट से कोई सूचना आ रही है पूरे देश तक पहुंच जाएगी। समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर जो होते हैं वो पूरे देश में चलते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर सभी पढ़ते हैं भाई, पंजाब में भी रहने वाला पढ़ रहा है, यूपी में रहने वाला पढ़ रहा है, बिहार में रहने वाला पढ़ रहा है, दिल्ली में रहने वाला पढ़ रहा है, तमिलनाडु में रहने वाला पढ़ रहा है, कोई भी पढ़ सकता है। मैगजीन हो गई, किताबें हो गई, तो ये सब सार्वजनिक में आ जाती हैं और ये सब वैयक्तिक में आ जाती हैं, ठीक है। तो दोनों में आपको अंतर समझना है और अच्छे तरीके से समझना है। अब वैयक्तिक वाले को पहले पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सार्वजनिक वाले को। तो वैयक्तिक संचार प्रणाली को देखते हैं। वैयक्तिक संचार तंत्रों में इंटरनेट जो है सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे, प्रभावी स्तर पे, सबसे अधिक आधुनिक भी है। यानी कि देखो एक बार दोबारा से देखो, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट। इंटरनेट जो है सबसे ज़्यादा आधुनिक माना जाता है और सबसे बड़े लेवल पे चीज़ें पहुंचा सकता है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। आप जानते हैं इंटरनेट की ताकत को। नगरीय क्षेत्र में बड़े स्तर पर ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, संदेश भेजने के लिए ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है। और जो कंपनियां होती हैं जो ऑफिशियल रूप से अपने बातचीत का जो तरीका अपनाती हैं वो ईमेल के थ्रू ही अपनाती है, ठीक है, वो मेल करती हैं। इसके बाद है सार्वजनिक। सार्वजनिक में आपका क्या आ जाएगा, रेडियो, टेलीविजन वगैरह आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। देखिए रेडियो पढ़ लेते हैं, रेडियो से क्वेश्चन आता है। तो भारत में रेडियो का प्रसारण जो है 1923 में शुरू हुआ था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे इसने शुरू करा था इसको, ठीक है, क्लब ऑफ बॉम्बे ने। फिर रेडियो ने क्या करा, असीमित लोकप्रियता पाई, क्योंकि उस जमाने में जब रेडियो आया था तब ये पहली ऐसी क्रांति मान लीजिए, रेडियो ने सबको दीवाना बना लिया था। इतना लोकप्रिय हुआ था, इतना लोकप्रिय हुआ था। उस समय में भाई इतनी देश में गरीबी होती थी, रेडियो सभी के घर में नहीं होता था, कुछ लोगों के घर में ही रेडियो होता था और रेडियो को सुनते थे। उस समय में माहौल अलग होता था, एक व्यक्ति के पास रेडियो होता था, समाचार, न्यूज़ हो गए या गाने हो गए उसमें आते थे, तो 10-10, 20-20 लोग मिलकर उस एक रेडियो से सुना करते थे, ठीक है। एक अलग ही वो माहौल, अलग ही दिन होते थे। तो रेडियो जो है उसने बहुत लोकप्रियता कमाई है, बहुत मतलब लोगों में फेमस हुआ है। फिर लोगों का के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में कहीं ना कहीं रेडियो ने उस समय में परिवर्तन ला दिया था।
अल्पकाल में यानी छोटे से ही समय में इसने देश भर में प्रत्येक घर में जगह बना ली। फिर पूरे देश में हर घर में रेडियो आने लगा। रेडियो उस समय में लोगों का सपना होता था। ये रेडियो की वैल्यू थी। सरकार ने क्या करा, सरकार ने देखा कि भाई रेडियो बहुत फेमस हो रहा है, तो सरकार ने 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत जो ये लोकप्रिय संचार का माध्यम था रेडियो, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। 1936 में सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो के नाम से, जिसको ए ठीक है IR कहा जाता था, आपने सुना होगा ना AIR FM ऐसे करके, ये ऑल इंडिया रेडियो होता था ये। और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया इसको, ठीक है। यानी कि पहले इसको 1936 में क्या नाम दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो, पूरे देश के लिए, ठीक है। फिर 1957 में इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम कर दिया गया आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो जो है ये, इसके जरिए क्या मिलती थी, लोगों को सूचनाएं मिलती थी, इसमें समाचार न्यूज़ वगैरह आती थी, शिक्षा मिल जाती थी लोगों का, मनोरंजन के लिए था क्योंकि म्यूजिक वगैरह गाने वगैरह इसमें आते थे, और कई सारे कार्यक्रम आते थे। जो मैच होता था क्रिकेट मैच, उसका लाइव प्रसारण लोग सुना करते थे, जब टीवी नहीं होती थी लोगों के पास तो इसको सुनते थे, ठीक है। तो ये काम आता था। विशेष समाचार बुलेटिन इसमें आते थे, और मनोरंजनात्मक कार्यक्रम, कहानियाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें रेडियो के अंदर मिल जाती थी। टेलीविज़न, फिर आ जाता है टेलीविज़न। अब रेडियो जितना फेमस था, टेलीविज़न आता है भाई वो और ज़्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि रेडियो में ओनली ऑडियो आती थी, केवल आवाज़ ही तो सुन सकते थे। टेलीविज़न में, टीवी में तो आप आवाज़ के साथ साथ चित्र भी देख सकते हो, यानी कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीज़ें आपको टीवी में एक साथ दिख जाती थी। तो टेलीविज़न सूचना के प्रसार और आम लोगों को एजुकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी साबित हुआ, क्योंकि ये ऑडियो विजुअल दोनों तरीके से यूज़ किया जाने वाली चीज़ें थी, इसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। प्रारंभिक दौर में देखें तो टीवी सेवाएं जो है केवल राष्ट्रीय राजधानी तक ही होती थी, लेकिन 1959 में जहाँ पे इसको शुरू किया गया था, धीरे धीरे इसका विस्तार किया गया, और 1972 के बाद ये इसके और भी केंद्र चालू हो गए। सन 1976 में अगर देखें तो टीवी को ऑल इंडिया रेडियो AIR से अलग कर दिया गया। पहले क्योंकि इसके साथ ही होता था, इसको अलग कर दिया गया, और इसको अलग पहचान मिली DD के जरिए। DD मतलब दूरदर्शन, दूरदर्शन के जरिए इसको एक अलग पहचान मिलती है। अब आप तो जिस दौर में जन्मे हो, आपको शायद DD के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। उससे पहले एक समय में जो दूरदर्शन होता था यही आता था। ये प्राइवेट चैनल जो आज के टाइम पे देखते हो, पहले ये चीज़ें होती नहीं थी, तो सब इसी पे डिपेंडेंट होते थे, ठीक है। इन्हें देश भर के जो पिछड़े और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ तक इसको विस्तारित किया गया। गाँव गाँव में टीवी पहुँच गया, लोग टीवी में अपने जो पसंदीदा प्रोग्राम है वो देख सकते थे। इसके जरिए संदेश पहुंचाया जा सकता था, एजुकेशनल, जैसे किसानों हैं, किसानों के लिए कृषि से रिलेटेड तकनीक सिखाई जाने लगी टेलीविज़न के जरिए, ठीक है। मतलब शिक्षा के नज़रिए से देखें टेलीविज़न भी एक क्रांति के रूप में उभरा था। फिर इसके बाद आया उपग्रह संचार। उपग्रह संचार ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है भाई, अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित कर दी जाती है, और ये भी एक विधा है, इसको आप एक विधा, एक तरीका मान सकते हो। और ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये हमको क्या फ़ायदा देता है ये समझिए। उपग्रह से जो हमको जो चित्र प्राप्त होते हैं, उससे मौसम के बारे में पहले से अनुमान लगा दिया जाता है। आप देखते हो ना कि जब आप समाचार न्यूज़ देखते हो तो उसमें बताते हैं आज ऐसा मौसम रहेगा, बारिश हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको उपग्रह के जरिए पता लगता है। प्राकृतिक आपदा पर निगरानी की जा सकती है, ठीक है। जो देश के बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर की चौकसी की जा सकती है, उस पर निगरानी रखी जा सकती है। तो इसलिए जो सैटेलाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, भारत की उपग्रह प्रणाली। इसको हम बांटते हैं दो कैटेगरी में, एक होता है इनसैट और एक होता है IRS, ठीक है। अब इनसैट और IRS का फुल फॉर्म याद रखो। इनसैट को कहा जाता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और IRS जो है ये है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इसको IRS कहा जाता है। इनसेट की स्थापना 1983 में हुई थी, तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये एक बहुदेशीय उपग्रह प्रणाली है, ठीक है। एक बड़ा प्रोजेक्ट था, ये कम्युनिकेशन के लिए, मौसम विज्ञान की जानकारी देने के लिए इनसेट लाया गया था। IRS जो है ये जो आंकड़े होते हैं, जो डेटा होता है, वो इकट्ठा करने के लिए लाया गया था। प्राकृतिक संसाधन का किस तरीके से सही तरीके से मैनेजमेंट हो सके, वो इसलिए ये IRS लाया गया था, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ बच्चों को मैंने देखा है ज्योग्राफी आसान नहीं लगती, ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उतनी मुश्किल नहीं है, चीज़ें ज़्यादातर आसान है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, आपको 2 बार 3 बार देखने पर आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।